हेलो एवरीवन। दिस साइड सी एम मनोज खंडेलवाल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीपी के बारे में, इंडिया 16 के बारे में, विच इज़ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, तो पीपी क्या है? आपके वो टेंजिबल आइटम्स है जो कि आपके गुड्स और सर्विस के सप्लाई करने में, ठीक है, यूज़ किए जाते हैं, सर्विस देने में यूज़ की जाती है या फिर प्रोडक्शन में यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे ऊपर जो डेफिनेशन है इसमें बिल्डिंग और लैंड नहीं आएगा, वो नीचे वाली डेफिनेशन में आएगा। ठीक है, तो अगर कोई भी पीपी, कोई भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कोई भी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो कि वो टेंजिबल आइटम है जो कि यूज़ किए जाते हैं आपकी गुड्स और सर्विस को देने में, ठीक है, गुड्स को सप्लाई करने में, सर्विस देने में, या प्रोडक्शन में, या फिर रेंटल टू अदर्स में, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज में, तो वो आपका पीपी कहलाता है। एंड एक और कंडीशन कंप्लाई होनी चाहिए कि इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, मतलब वन फाइनेंशियल, आपके एक फाइनेंशियल पीरियड से ज़्यादा का यूज़ एक्सपेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई भी मान लीजिए मेरे पास कोई भी अगर फर्नीचर है, मैं फर्नीचर मैन्युफैक्चर, मतलब मैं अगर मान लो फर्नीचर का रेंटल करती हूँ, फर्नीचर को किराए पर देती हूँ, अगर वो फर्नीचर में मुझे मान लो 10 महीने से ज़्यादा नहीं टिकने वाला फर्नीचर, ख़राब हो जाएगा, तो वो ख़राब हो जाएगा तो मैं उसको पीपी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती, क्योंकि वो वन अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा का एक्सपेक्टेशन नहीं है वहाँ पे। ठीक है, तो ये है। अब मान लीजिए मैं फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो क्या है, मैं फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ठीक है, यूनिट है मेरी या ट्रक है मेरा, तो ट्रक को क्या करती हूँ मैं, मेरे पास ट्रक्स हैं जिसको मैं गुड्स की सप्लाई करने में यूज़ कर रही हूँ, तो वो भी मेरे पीपी कहलाएंगे। ठीक है, तो ये है मेरी कार, ये गाड़ी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास कार है, जो कि कार क्या करती है, वो क्लाइंट की लोकेशन पे जाके मेरा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़का है, ठीक है, वो सर्विस प्रोवाइड करता है। तो वो जो कार है वो किस में यूज़ हो रही है, बिजनेस पर्पस में यूज़ हो रही है, सर्विस देने में यूज़ की जा रही है, तो वो भी मेरी पीपी कहलाएगी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स हैं। बाकी हम नीचे चलते हैं। ठीक है, नीचे जो डेफिनेशन है वो आपकी प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है, तो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, क्योंकि प्लांट एंड इक्विपमेंट की ऊपर डेफिनेशन होगी, अब नीचे जो डेफिनेशन है वो किसकी आएगी, प्रॉपर्टी की आएगी। तो प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। अगर मेरी प्रॉपर्टी प्रोडक्शन, मतलब मेरे मान लीजिए मेरे शू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो उसकी प्रोडक्शन में यूज़ हो रही है मेरी प्रॉपर्टी, तो वो मेरी पीपी कहलाएगी। या फिर गुड्स की सप्लाई, मतलब मान लीजिए मेरा ट्रेडिंग करती हूँ, और क्या है, मेरा जो ट्रेडिंग है शूज़ के पार्ट्स का, ठीक है, शूज़ के पार्ट्स का, जो शूज़ में जो भी मटेरियल डलता है उसके पार्ट्स की मेरी ट्रेडिंग होती है। तो क्योंकि वो प्रॉपर्टी किस में यूज़ हो रही है, वो जो बिल्डिंग वो किस में यूज़ हो रही है, गुड्स को सप्लाई करने में और स्टोर करने में और सप्लाई करने में, है ना, तो वो भी मेरी पीपी कहलाएगी। सर्विस देने में, सर्विस फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हम क्या करते हैं, हम एसी की, मान लीजिए हमारा एसी का काम है, एसी की, ठीक है, हम लोग एसी की ट्रेडिंग करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, एसी की ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हम लोग उसमें हम इंस्टॉलेशन सर्विस भी होते हैं, रिपेयर और मेंटेनेंस सर्विस, एएमसी भी सर्विस देते हैं। तो क्योंकि वो प्रॉपर्टी मेरी किस में यूज़ हो रही है, वो सर्विस देने में यूज़ हो रही है। ठीक है, तो वो भी पीपी कहलाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस, अकाउंट्स, फाइनेंस, सेल्स, मार्केटिंग, ये सब कुछ मैंने एक अलग से ऑफिस बना रखा है, सब कुछ वहीं होता है। ठीक है, एचआर, एडमिनिस्ट्रेशन, सब कुछ, तो वो भी जो होगी वो भी मेरी लैंड और बिल्डिंग प्रॉपर्टी कहलाएगी। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे गाइज, इसे इंडेस के अकॉर्डिंग ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी करेंगे, उसको पीपी ट्रीट कर देंगे, प्रोवाइडेड वो मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड होना चाहिए। ठीक है, डेफिनेटली बिल्डिंग है तो मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड ही होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर, अब दूसरा आ जाता है आपका प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर रेंटल टू अदर्स। अगर मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने मान लीजिए मेरा काम जो है वो शू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, लेकिन मैंने प्रॉपर्टी खरीद ली ताकि एक दो प्रॉपर्टी खरीद कर लगी ताकि मैं दूसरों को किराए पर देके पैसे कमाऊँ, तो वो जो हो जाएगी वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहलाएगी। या मान लीजिए मैंने प्रॉपर्टी में या लैंड में ऐसी, मैंने लैंड में ऐसी ही इन्वेस्ट कर दी, मैंने पास की लैंड देखी, मैंने कहा डिमांड बहुत है भाई, खरीद लो, रख लो, तो उसमें कैपिटल अप्रिशिएशन की 5 साल बाद 10 साल बाद उसको प्रॉपर्टी में बेच देंगे, तो कैपिटल अप्रिशिएशन के पर्पज़ के लिए मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट किया, तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहलाएगी। तो इंडेस 40 जो है वो उसके साथ डील करता है। अनडिटरमाइंड यूज, मैंने ऐसी प्रॉपर्टी रख ली, मेरे को अच्छी लगी, मैंने खरीद ली, ठीक है, मैंने अच्छी लगी, कंपनी के डायरेक्टर्स को अच्छी लगी, उन्होंने खरीद ली, तो अनडिटरमाइंड यूज देखेंगे, अच्छी लग रही है अभी खरीद लेते हैं, बाद में देखेंगे कि क्या करना है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो वो भी मेरी कहलाएगी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और उसका जो ट्रीटमेंट होगा वो इंडियाज 40 के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं, बिजनेस ऑफ गिविंग बिल्डिंग ऑन रेंट, अगर मेरा बिजनेस जो है वो रेंट पे बिल्डिंग को देने का है, तो उस केस में मेरी बिल्डिंग पीपी कहलाएगी, क्योंकि मैं बिल्डिंग की ट्रेडिंग नहीं कर रही, मैं बिल्डिंग के थ्रू सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ। मैं बिल्डिंग की ट्रेडिंग, ध्यान से सुना गाइस, मैं बिल्डिंग की ट्रेडिंग नहीं कर रही, मैं बिल्डिंग के थ्रू सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे मेरी बिल्डिंग जो होगी वो पीपी कहलाएगी। अगर मैं यहाँ पे बिल्डिंग की ट्रेडिंग कर रही होती तो वो मेरी इन्वेंट्री बन जाती। ठीक है, क्योंकि इन्वेंट्री जब इंडेस 2 आता है इन्वेंट्री की डेफिनेशन में, तो वो क्या होता है, नॉर्मली इन द ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हमने हेल्ड किया हुआ है उसको सेल करने के लिए। ठीक है, तो इन्वेंट्री इज एन एसेट विच इज हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो वो तब मेरी क्या हो जाती है, मेरी बिल्डिंग क्या हो जाती है, इन्वेंट्री हो जाती है। बिजनेस इज ऑफ सेलिंग मोबाइल फोन एंड वी आर गिविंग लैंड एंड बिल्डिंग ऑन रेंट, तो हमारा जो बिजनेस है वो
मोबाइल बेचने का है लेकिन हम लैंड और बिल्डिंग को रेंट पर दे रहे हैं फिर भी, तो वो भी पीपी कहलाएगी। सॉरी वो पीपी नहीं कहलाएगी, वो कहेगी आईपी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहलाएगी वो। क्यों? क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के लिए उसको रखा हुआ है और रेंट पे देने के लिए। ठीक है, लेकिन मेरा काम रेंट पे देने का नहीं है। ठीक है, माइंड इट, मेरा काम रेंट पे देने का नहीं है। अगर मेरा काम रेंट पे देने का तो वो पीपी कहलाएगी। ठीक है, सिंपल। एनी एसेट्स अदर देन एल बी गिवन ऑन रेंट, अगर कोई भी एसेट्स रेंट पे दी जाए तो वो पीपी कहलाएगी, अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, ठीक है गाइस, सिर्फ बिल्डिंग ही एक्सेप्शन है कि मेरा काम जो है वो बिल्डिंग रेंट पे देने का नहीं है। ठीक है, मैंने बिल्डिंग रेंट पर दे दी है तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहलाएगी। सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है लैंड और बिल्डिंग के केस में, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपकी एप्लीकेबल नहीं होती लैंड और बिल्डिंग के केस में, वो पीपी कहलाएगी। अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग सब पीपी कहलाएंगे, सिंपल बात ही है, अनलेस वो आपका काम ना हो। ठीक है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में करने का। ठीक है, फैक्ट्री बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग, कंपनी क्वार्टर्स सब पीपी कहलाएंगे। लैंड एंड बिल्डिंग हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वो इन्वेंट्री कहलाएगी। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा आपका। ठीक है, एक मिनट मैं इसे हटा देती हूँ, कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। ठीक है, अब आता है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ स्पेयर पार्ट्स। मान लीजिए मेरे पास बेयरिंग मैंने खरीद के रख ली है काफ़ी सारी। ठीक है, मशीन्स है मेरे पास तो मैंने बेयरिंग करके रख ली। मैंने फायर डिस्ट्रीब्यूशन, मेरे पास बहुत बड़ी फैक्ट्री है तो मैंने फायर डिस्ट्रीब्यूशन खरीद के रख ली है। ठीक है, तो अगर ये डेफिनेशन पीपी को मीट करती है तो इंडिया 16 है। सिंपल सी बात है गाइस, अगर मान लीजिए कि मेरे स्पेयर पार्ट्स हैं। ठीक है, अब मेरे स्पेयर पार्ट्स हैं वो प्रोडक्शन में तो यूज़ होंगे, मशीन है तो प्रोडक्शन में यूज़ हो रही होगी, है ना। अब वो प्रोडक्शन में तो यूज़ हो रहे हैं, लेकिन क्या वो 1 साल से ज़्यादा टिकने हैं स्पेयर पार्ट्स? क्या मुझे उनसे जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, क्या वो मुझे 1 साल तक, मतलब 1 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए मिलता रहेगा? अगर मिलता रहेगा तो हम पीपी रिकॉग्नाइज करें, नहीं मिलेगा तो आप उसको इन्वेंट्री ट्रीट कर दोगे, क्योंकि अल्टीमेटली वो कंज्यूमेबल्स होते हैं जो कि आपका कंज्यूम हो जाते हैं गुड्स की प्रोडक्शन में, कंज्यूम हो जाते हैं गुड्स की प्रोडक्शन में, कंज्यूम हो जाते हैं गुड्स की प्रोडक्शन में, इसलिए इसे इन्वेंट्री ट्रीट करेंगे। ठीक है, रिकग्निशन क्राइटेरिया क्या होगा? पीपी इज रिकग्नाइज इन द बुक्स ओनली इफ हमारा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो है, एफई भी मतलब फ्यूचर इकोनॉमिक प्रोबेबल है कि हमें मिलेगा और हम इसकी कॉस्ट रिलायबली मेजर कर सकते हैं। डेफिनेटली यार, ये तो मतलब एक इम्प्लाइड थिंग है कि हम लोग कॉस्ट तो जब हमें कॉस्ट पता होगा तभी तो रिकग्नाइज करेंगे, कॉस्ट नहीं पता होगा तो कैसे रिकग्नाइज करेंगे। ठीक है, तो पीपी का इनिशियल रिकग्निशन कैसा होगा, पीपी किस वैल्यू पर रिकॉर्ड होगी, तो इसकी कैलकुलेशन है। इफ़ पीपी इज परचेज और सेल्फ कंस्ट्रक्टेड, अगर पीपी परचेज है या खुद बना रहे हो, ठीक है, कोई बिल्डिंग खुद बना रहे हो, खुद ऑफिस खुद बना रहे हो, या कोई मशीन खुद बनवा रहे हो कस्टमाइज्ड, ठीक है, तो उस केस में ठीक है पीपी कॉस्ट में रिकग्नाइज होती है हमेशा। और कॉस्ट मतलब ये है कि कोई भी एनी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट नेसेसरी टू ब्रिंग पीपी टू द लोकेशन एंड कंडीशन एज इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। ठीक है, जैसा मैनेजमेंट चाहती है आप पीपी को उस रेडी टू यूज़ कंडीशन में लाने के लिए जो भी कॉस्ट आपको इनकर करनी पड़ रही है उसको कहेंगे हम, उस वैल्यू पे हम पीपी रिकग्नाइज करेंगे, जो भी कॉस्ट हमें इनकर करनी पड़ रही है। ठीक है, तो वो सब हमारी पीपी में कहलाएगी। अब पीपी में डेफिनेटली आपका परचेज प्राइस आ जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट अगर कोई वेंडर ने दिया है हमें तो वो माइनस हो जाएगा। अगर इंपोर्ट ड्यूटी परचेज टैक्सेस नॉन रिफंडेबल हैं, ठीक है, मतलब आप उसका आईटीसी की तरह आपको क्रेडिट अवेल नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपको अपनी कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा, पीएनएल में उसको एक्सपेंस ऑफ करना पड़ेगा, तो फिर उस केस में आप इंपोर्ट और ऐसी परचेजेस को क्या करोगे, आप ऐड कर दोगे। प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र टैक्स, अगर प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र टैक्स लगेगा, ठीक है, आप उसे ऐड कर दोगे, प्रोवाइडेड वो नॉन रिफंडेबल हो। अगर वो रिफंडेबल है तो उसको आप नहीं करोगे कुछ भी। स्टैम्प ड्यूटी कॉस्ट कर दोगे, लीगल फीस ऐड कर दोगे, वन टाइम ज्वाइनिंग फीस ऑफ बिल्डिंग एसोसिएशन ऐड कर दोगे। ठीक है, मान लीजिए मैंने किसी पर्टिकुलर एरिया में खरीदी, यूपीएसआईडीसी में खरीदी, तो यूपीएसआईडीसी का मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और उसके वन टाइम ज्वाइनिंग फीस उनको ज्वाइन करनी पड़ेगी यूपीएसआईडीसी कम्युनिटी की, एसोसिएशन की। तो वन टाइम ज्वाइनिंग फीस जो भी लगेगी वो भी मेरी ऐड हो जाएगी, क्योंकि वो ज़रूरी है मेरे को बिल्डिंग खरीदने के लिए। उसके बिना नहीं, वो एक्सेस नहीं देंगे मेरे को, बिल्डिंग का खरीदने नहीं देंगे। ठीक है, इनिशियल डिलीवरी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, अगर मान लीजिए कोई भी मेरे को मशीन मंगवाई मैंने ट्रक से लोड करके, तो भाई उसकी मेरे को ऐड करनी पड़ेगी। अदर हैंडलिंग कॉस्ट, ठीक है, अनलोडिंग लोडिंग चार्जेस, इंस्टॉलेशन एंड इनिशिएशन कॉस्ट, ठीक है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट लगा उसका भाई। प्रोफेशनल फीस, कंसल्टेंट एडवाइजर फीस, आर्किटेक्ट फी। मान लीजिए वो बहुत बड़े कंपनी है, उसकी बहुत कोई मशीन आ रही है उसकी, ठीक है, करोड़ों की मशीन है, बहुत बड़ी, तो डेफिनेटली कोई प्रोफेशनल हेल्प तो लेगा ना भाई, कि मैं कहाँ से खरीदूँ, कहाँ से मुझे वो क्वालिटी मिल जाएगी ताकि मैं वो मन चाहा प्रोडक्शन कर सकूँ। तो उसके लिए मुझे प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो प्रोफेशनल फीस भी
आपकी आ जाएगी ऐड करके। साइट प्रिपरेशन कॉस्ट आ जाएगी, बिल्डिंग प्लान अप्रूवल परमिशन कॉस्ट आ जाएगी, डायरेक्ट मटेरियल लेबर लेबर कॉस्ट जो कि कंस्ट्रक्शन को करने के लिए ज़रूरी है, ठीक है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने के लिए वो आ जाएगा, ठीक है। कोई भी आपको परमिशन लेनी पड़ रही है मान लीजिए बिल्डिंग बनवाने के लिए तो वो भी आ जाएगी, उसकी कॉस्ट लग रही है। एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर लग रही है तो वो भी आ जाएगा। टेस्टिंग कॉस्ट लग रही है, ठीक है, टेस्ट कराने के लिए कोई मशीन लेकर आई हो, अब डेफिनेटली वो मैं तुरंत तो प्रोडक्शन चालू नहीं करूँगी, उसकी टेस्ट करूँगी, तो टेस्ट करने के लिए जो भी कॉस्ट लगेगी वो भी ऐड हो जाएगी। फिर पीवी ऑफ एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग एंड कमीशनिंग रीस्टोरेशन और डिमोलिशन कॉस्ट। मान लीजिए कि कोई भी मैंने 5 साल के लिए किसी से लीज पे मशीन किसी भी लीज पे ऑफिस ले लिया है ना, मैंने 5 साल के लिए किसी से लीज पे ऑफिस ले लिया, ठीक है। तो मैंने 5 साल के लिए नहीं, मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने लैंड ले लिया किसी से 5 साल के लिए, ठीक है, लैंड ले लिया। अब मैंने अपनी बिल्डिंग बनाई उस पर, ठीक है, बिल्डिंग बनाई उस पर, तो बिल्डिंग बनाई, मशीन्स भी लगाई 10 साल के लिए, मान लो 10 साल के लिए मैंने बिल्डिंग बनाई, मशीन्स अपनी लगाई, ठीक है। तो भाई अब उसने बोला कि 10 साल बाद मुझे ज़मीन एज इट इज़ दे देना, तुड़वा के ऑफिस वगैरह सब तुड़वा के दे देना। तो भाई ऑफिस तुड़वाने के लिए, मशीन इंस्टॉल करने के लिए, वहाँ से हटाने के लिए जो भी कॉस्ट मेरी जाएगी 10 साल बाद, ठीक है, तो वो भी मेरी ऐड हो जाएगी, ठीक है, वो भी मेरी ऐड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वो मुझे लैंड नहीं देता जिसपे मुझे अपनी बिल्डिंग बना के खड़ी करनी थी। तो अल्टीमेटली वो डिसमेंटलिंग कॉस्ट जो भी होगी उसकी हम क्या निकालेंगे, पीवी निकालेंगे। बहुत सब्सटेंस में बात करता है इंडेस, उसकी हम क्या निकालेंगे, क्योंकि 10 साल बाद की 10 लाख की वैल्यू होगी ना, 10 लाख का खर्चा आएगा, ठीक है। अब 10 लाख का खर्चा भाई हम 10 साल अब लेकर आएंगे उसको पीवी, उसमें जो इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट है, वैल्यू ऑफ मनी कॉम्पोनेंट हटाएंगे तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, तो वही पीवी हम ऐड करेंगे। एनी अदर डायरेक्टर और अगर कोई और भी हो तो भी आपकी ऐड हो जाएगी, ठीक है गाइस। तो इतना हो गया हमारा। साइलेंट सिचुएशन में हम अज्यूम करेंगे कि सारे टैक्स जो होंगे वो नॉन रिफंडेबल होंगे। हम लोग क्या करेंगे गाइस, हम अज्यूम करेंगे कि सारे टैक्स जो होंगे वो नॉन रिफंडेबल होंगे, उनका ऐड कर देंगे, ठीक है। फॉलोइंग आइटम इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ पीपी, ये सारे आइटम इंक्लूड नहीं किए जाएंगे आपकी पीपी की कॉस्ट में, ठीक है। ये सारे आइटम आप इंक्लूड नहीं किए जाएंगे आपकी पीपी की कॉस्ट में। डेफिनेटली ज़रूरी नहीं है आपकी पीपी बनाने के लिए या पीपी खरीदने के लिए, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट का कोई लेना देना नहीं है पीपी से, तो ये ऐड हो जाएगा, मतलब ये आप कंसिडर नहीं करोगे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ रेगुलेशन ऑफ स्टाफ, ठीक है। अब क्या है कि आपको अब हमारा ऑफिस नया बना है, अब ऑफिस में रीलोकेशन हो रही है, तो रीलोकेशन लेबर्स की हो रही है, सबकी हो रही है भाई, तो रीलोकेशन का जो भी खर्चा आ रहा है कि, ठीक है, तो वो नहीं होगा। मान लीजिए कि गुड़गांव में थी पहले, अब गुड़गांव से मैं कहाँ जा रही हूँ, हिसार जा रही हूँ, तो हिसार मेरी फैक्ट्री जा रही है, ठीक है, हिसार मेरा प्लेस जा रहा है, तो रीलोकेशन का जो भी खर्चा आएगा वो डेफिनेटली ऐड नहीं होगा। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग और इनॉग्रेशन सेरेमनी, ठीक है, ओपनिंग हो रही है, इनॉग्रेशन हो रही है, तो उसका भी खर्चा नहीं आएगा, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, क्योंकि ये हमारा मशीन्स पे काम करने के लिए ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए मशीन या बिल्डिंग जो भी हमारी पीपी है, ठीक है, उसको इंटेंडेड यूज़ करने के लिए, उसको रेडी टू यूज़ के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी रेडी टू यूज़ है, उसका कोई रिलेशन नहीं है स्टाफ को ट्रेनिंग देने से, रिलोकेशन करने से, इनॉग्रेशन सेरेमनी को ओपन करके एडवर्टाइजमेंट करने से, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट तो हमारी सेल्स के लिए है। परचेज और मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट पीपी का चल रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। डे टू डे रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट चल रही है, उसका कोई लेना देना नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन जनरल सेलिंग एंड एलोकेटेड ओवरहेड्स हो रहा है, इसका कोई लेना देना नहीं है। कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्टेड मटेरियल, लेबर और अदर रिसोर्सेज है, ठीक है, ठीक है। मान लीजिए लेबर ने स्ट्राइक कर दी, मटेरियल पड़ा बेकार हो गया, तो इसका कोई उससे तो लेना देना है नहीं, ठीक है। पीपी से हमारे ऑपरेटिंग लॉसेस हो रहे हैं आपको, भाई वो आपकी गलती है ना, आप सेल नहीं कर पा रहे हो इतनी। कैश डिस्काउंट ली सेटलमेंट डिस्काउंट, अगर कैश डिस्काउंट हो रहा है ली सेटलमेंट डिस्काउंट हो रहा है तो उसमें नहीं है। इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन लोन टेकन टू बाय और कंस्ट्रक्ट द पीपी, ठीक है, आपने लोन लिया पीपी खरीदने के लिए, भाई लोन लिया आपने पीपी खरीदने के लिए, उस पर आप इंटरेस्ट दे रहे हो, ठीक है, तो वो ज़रूरी नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है। आप कैसे भी पैसे अरेंज करते हो वो आपकी गरज है, बट इसका कोई लेना देना नहीं है फिक्स एसेट को खरीदने से, ठीक है, कि आपने उस पर लोन दे रहे हो, ये दे रहे हो, वो दे रहे हो, जितना परचेज प्राइस है उतना ही आएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, अनलेस अलाउड बाय, अगर इंडियाज 23 अलाउ कर देता है, इंडियाज 23 बिलोंग्स टू बोरिंग कॉस्ट, तो देख सकते हैं, लेकिन वो इंडियाज 23 में ही बढ़ेंगे, ठीक है। अब हमारा आता है इनकम फ्रॉम इंसिडेंटल एक्टिविटी डन बाय एंटिटी ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ पीपी बट आर नॉट नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो बहुत बड़े लैंड पे, अब वहाँ पे पार्किंग, आपने क्या किया, पार्किंग से इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर दिया, तो आपको जो भी पार्किंग से इनकम हो रही है
उसका कोई लेना देना नहीं है आपके पीपी के कंस्ट्रक्शन से, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन से, तो वो जो होगी वो P&L में रिकॉग्नाइज हो जाएगी। सच इनकम विल बी रिकॉग्नाइज इन P&L नॉट इंक्लूडिंग पीपी कॉस्ट। इनकम फ्रॉम कार पार्किंग ऑन फैक्ट्री प्रीमाइज ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। अकाउंटिंग क्या बनेगी पीपी की गाइस? बिगिनिंग में पीपी आप डेफिनेटली पीपी करोगे तो पीपी डेबिट कर दोगे, एसेट से आपकी, और क्रेडिट किसको करोगे? टू बैंक कर दोगे या फिर टू जिनसे, ठीक है, जिनसे भी आपने लिया हुआ है, टू क्रेडिटर जो भी है, ठीक है। और आप क्या करोगे, क्योंकि आपका डिसमेंटलिंग का कॉस्ट भी जाएगा तो टू प्रोविजन कर दोगे फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट और उसकी परसेंट वैल्यू पीपी में ऐड हो जाएगी, ठीक है गाइस। ठीक है, ईच ईयर एंड पे क्या करोगे, अब डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे अपना पीपी पे, और क्या करोगे, जो प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट का उसको अनवाइंड करोगे, मतलब जो उसमें इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट हटाया था उसे धीरे 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 ओवर द पीरियड ऑफ, ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ डिसमेंटलिंग पीरियड, कि 10 साल बाद डिसमेंटलिंग करवाओगे ना, तो पीपी के जो भी पीरियड होगा उसमें आप उसको बढ़ाते जाओगे, अनवाइंड करते जाओगे। तो अनवाइंडिंग डिस्काउंट ऑन प्रोविजन फॉर डिस्काउंट डिसकमिशनिंग लायबिलिटी, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग लायबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। उसकी एक पूरी टेबल भी बनती है, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन और क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। फॉर ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट टू P&L में आप इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर दोगे। वैसे तो क्या होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, इंटरेस्ट एक्सपेंस को ही हम P&L में अंदर जाके सब हेड में डाल देते हैं, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस हम डेबिट करते हो P&L में ऑटोमेटिकली चला जाता है। ये एंट्री रियल लाइफ में पास नहीं करनी होती, प्रैक्टिकल लाइफ में, ठीक है। फॉर डेप्रिसिएशन ऑन पीपी, ठीक है, पीपी में डेप्रिसिएशन के लिए प्रैक्टिकल लाइफ में जो डेफिनेशन पास होती है वो होती है डेप्रिसिएशन डेबिट टू एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन, और पीपी जो होती है वो कॉस्ट में रिकॉर्ड होती है। बट इस केस में ये है कि इस केस में क्योंकि ये थियोटिकल है तो इसलिए ये एंट्री पास हो रही है डेप्रिसिएशन डेबिट टू पीपी, ठीक है। और फिर डेप्रिसिएशन में किया जा रहा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये हम दो तरह की एंट्री पास करते हैं, बट प्रैक्टिकली ये वाली फाइल होती है, ठीक है। प्रैक्टिकली क्या है, ये वाली प्रैक्टिकली अप्लाई होती है, ठीक है। प्रैक्टिकली ये वाली अप्लाई होती है, ठीक है। माफ़ करना मेरी राइटिंग के लिए, ठीक है। प्रैक्टिकली ये अप्लाई होती है, ठीक है। फिर हम एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं। इसमें क्या हुआ, आपको पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। पास नेसेसरी जनरल एंट्री ऑफ फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर की जनरल एंट्री पास करनी है। ए लिमिटेड परचेज अ मशीन ऑफ 50,000, यूजफुल लाइफ 3 साल है, डेप्रिसिएशन एसएलएम बेसिस है, डीकमिशनिंग कॉस्ट जो है 10,000 आफ्टर 3 ईयर। डिस्काउंटिंग रेट क्या है, 10% है, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले तो हम परचेज की, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें कैलकुलेशन बैठा देंगे, जनरल एंट्री के लिए स्पेस छोड़ देंगे, तो हम लोग नोट्स बनाएंगे। नोट्स में क्या करेंगे, सबसे पहले डिसमेंटलिंग कॉस्ट दी हुई है इसकी, ठीक है। 10 साल मतलब 3 साल के बाद इतना खर्चा होगा, तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, तो डिस्काउंट लगाएंगे 10% से, ठीक है, पीवी से। तो इसका पीवी फैक्टर निकाल लेंगे, 10,000 मल्टीप्लाई, निकाल लेते हैं गाइस, 1 मिनट। ठीक है, आप भी कैलकुलेटर करके निकाल लो। ठीक है, आपको पता चल गया होगा कितना आ रहा होगा पीवी फैक्टर, कितना आ रहा होगा, आपका आ रहा होगा ये आ रहा होगा 7510, ठीक है। ये आ गई आपकी कॉस्ट। तो आप क्या करोगे गाइस, आप क्या करोगे, आप एसेट्स को डेबिट कर दोगे 57,510 से, और टू क्या कर दोगे आप टू कर दोगे टू बैंक, ठीक है, बैंक 50,000 से, और बाकी टू प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग में डाल दोगे। अब आप उसको क्या करोगे, आप उसकी टेबल बनाओगे, ठीक है। आप टेबल भी बना लो या टेबल नहीं भी बनाओ तो भी, क्योंकि 3 सालों के लिए क्या ही टेबल बनाना, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 7510 पे 10% का चार्ज लगाओगे और उसको अनवाइंड करोगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस पर 715, तो उसका क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा ऐसे, ठीक है। आप इसमें मोटाइशन टेबल भी बना सकते हो। तो इसमें क्या करोगे, आप ये एंट्री कर दोगे, ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट, ठीक है, डिसमेंटलिंग। तो आप क्या करोगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस अनवाइंड हो रहा है, ठीक है। फिर आप डेप्रिसिएशन भी चार्ज करोगे। तो डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करोगे आप लोग, डेप्रिसिएशन, इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए बोला नहीं है, चार्ज अच्छा एसएलएम बेसिस पे बोला हुआ है। तो आप क्या करोगे, 57,510 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। क्या आएगा गाइस, ठीक है, देख लो एक बार, 57,510 डिवाइड बाई 3,
रेजिडुअल वैल्यू दी होती तो वो भी माइनस कर देते, 19,170। तो डेप्रिशिएशन डेबिट टू एक्यूमुलेट डेप्रिशिएशन हो जाएगा इसका, ठीक है। डेप्रिशिएशन डेबिट टू एक्यूमुलेट डेप्रिशिएशन हो जाएगा, ठीक है, 19,170 से। और पी एंड एल डेबिट टू डेप्रिशिएशन फॉर एक्यूमुलेट डेप्रिशिएशन, पी एंड एल डेबिट टू डेप्रिशिएशन एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर में आपकी एंट्री हो जाएंगी। मैंने पी एंड एल में इसको ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। बट प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट टू पी एंड एल हो जाता है। ये इंटरेस्ट एक्सपेंसेस ये किसका पार्ट है, पी एंड एल का पार्ट है, तो अपने आप ये पी एंड एल में रिकॉग्नाइज हो जाती है, हमें इसकी एक्स्ट्रा एंट्री करने की ज़रूरत नहीं होती है। बट क्योंकि अब ये थ्योरी है तो हमें करनी पड़ती है। वर्किंग नोट में टेबल शोइंग इंटरेस्ट एक्सपेंस मैंने बताया था, टेबल बन जाती है, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, एक्चुअल पेमेंट और क्लोजिंग बैलेंस, ये टेबल बन जाएगी। और अल्टीमेटली लास्ट में कितना जाएगा, 10,000 हो जाएगा, क्योंकि हमने उसमें से इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट हटा दिया था 3 साल का, ठीक है। तो अब दूसरा केस है हमारा, पीपी इज एक्वायर्ड ऑन डेफल सेटलमेंट टर्म्स, ठीक है, पेमेंट बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स, ठीक है। मान लीजिए कि मैं गई किसी वेंडर के पास और मैंने कहा कि मुझे लैपटॉप दे दो, ठीक है, मुझे 5 लैपटॉप दे दो, लेकिन मैं पेमेंट क्या करूँगी, 1 साल बाद करूँगी। तो अब वो कोई भी मुझसे 1 साल बाद पेमेंट लेगा तो डेफिनेटली मुझे इंटरेस्ट के साथ बताएगा, ठीक है। तो ये इंडेस कहता है कि अगर एक्स्ट्रा जो भी नॉर्मल परचेज प्राइस है, अगर उससे आप एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हो तो वो आपका इंटरेस्ट कहलाएगा, और वो उसे आप रिकॉग्नाइज करोगे ओवर द क्रेडिट पीरियड इन पी एंड एल, आपकी वो पीपी कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो ये कहता है वो, इफ़ नॉर्मल परचेज प्राइस नॉट गिवन द क्वेश्चन देन इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिस्काउंटिंग द फ्यूचर अमाउंट, ठीक है। नॉर्मल प्राइस नहीं दिया हुआ तो आप क्या करोगे, फ्यूचर पेमेंट को डिस्काउंट करके कैलकुलेट कर लोगे भाई कि प्रेजेंट में क्या है, ठीक है। अब एक एग्जांपल दे रखा है गाइस, ए लिमिटेड परचेज अ मशीन फॉर विच पेमेंट विल मेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट 5,000 स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर एंड डिस्काउंटिंग रेट जो है वो है क्या है इसकी, 10% है, 5 जेई फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है। तो कितना पैसा जा रहा है, 15,000 रुपये जा रहा है ना। तो आप क्या करोगे, पीवी निकालोगे, इसकी पीवी निकालोगे, ठीक है। तो आप पूरा 5-5 हज़ार टोटल पेमेंट लिख दोगे, इसका पीवी 1 कर दोगे और प्रेजेंट वैल्यू कर दोगे, तो कितना आ रहा है गाइस, इसका आ रहा है 12,430। तो ये क्या है, मशीन की परचेज की वैल्यू है, ये क्या है, मशीन की परचेज की वैल्यू है, ठीक है। तो बाकी बचा 15,000, तो 15,000 माइनस 12,430 वो क्या है गाइस, 15,000 माइनस 12 फाइनेंस इंटरेस्ट एक्सपेंस है, ठीक है। तो आप क्या एंट्री करोगे, मशीन अकाउंट डेबिट, ठीक है। आप क्या एंट्री करोगे, मशीन अकाउंट डेबिट टू पेबल, मशीन अकाउंट डेबिट टू पेबल, ठीक है, 12,430 से 12,430 से, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर आ गया एंड, तो आप क्या करोगे, इस पर डेप्रिशिएशन कितनी चार्ज होगी, तो आप इस पर डेप्रिशिएशन चार्ज करोगे, 1 मिनट, आप इस पर डेप्रिशिएशन चार्ज करोगे, आप इस पर डेप्रिशिएशन चार्ज करोगे 3, ठीक है। 12,430 डिवाइड बाय 3, ये हो जाएगा 4143, ठीक है। तो इतनी डेप्रिशिएशन चार्ज होगी, डेप्रिशिएशन डेबिट टू डेप्रिशिएशन एक्यूमुलेटेड, पी एंड एल डेबिट टू डेप्रिशिएशन, ये एक तो एंट्री पास हो जाएगी। दूसरा आप क्या करोगे, उसको अनवाइंड करोगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपको पेबल खड़ा किया है तो आप क्या करोगे, एक एंट्री और पास करोगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस की अमोर्टाइजेशन टेबल बना के टू, ठीक है, पेबल, अनवाइंड करोगे इसको, ठीक है। इंटरेस्ट डेबिट एक्सपेंसेस डेबिट टू पेबल करोगे, ठीक है। तो आपने पहले अमोर्टाइजेशन टेबल भी, ठीक है, इसमें बनानी पड़ेगी हम लोगों को, नॉर्मल परचेज प्राइस कैलकुलेट करके फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे, तो ये इंटरेस्ट एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है। तो यही एंट्री हो जाएगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट टू पी एंड एल 1243 1243, ठीक है। अब पेमेंट किया आपने 5,000 का, तो आप क्या करोगे, 5,000 का आपने पेमेंट किया है तो क्या करोगे, पेबल डेबिट टू बैंक कर दोगे 5,000 रुपये, ठीक है। ये क्लोजिंग पेबल का है, ये क्लोजिंग इसका है, पेबल का है। फर्स्ट ईयर बिगनिंग आ गई, पीपी डेबिट टू पी एंड एल हो गया, पेबल हो गया, फिर इंटरेस्ट अनवाइंड किया, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट टू पेबल हो गया, फिर पेबल टू बैंक हो गया, ठीक है। हम शॉर्टकट में ये भी एंट्री कर सकते हैं, इसमें से कॉमन जो अनकॉमन है वो हटा दो, ठीक है, एज इट इज़ लिख दो अनकॉमन को, और जो कॉमन है उसको नेट ऑफ कर दो, तो ये आएगी एंट्री, ठीक है। अब हम आता है तीसरा केस, पीपी इज एक्वायर्ड एक्सचेंज ऑफ एसेट्स, दूसरी एसेट्स के बदले में। मान लीजिए मैंने कहा कि भैया तुम मुझे ये एसेट दे दो, मैं तुम्हें दूसरी एसेट दे दूँगी, तुम मुझे एसेट दे दो, मैं तुम्हें दूसरी एसेट दे दूँगी, ठीक है। तो इफ एक्सचेंज ट्रांजेक्शन एज कॉमर्शियल सब्सटेंस, अगर कॉमर्शियल सब्सटेंस है एक्सचेंज ट्रांजेक्शन में, ठीक है, अगर वाकई में सच में वो एक्सचेंज है, जेन्यून एक्सचेंज है, जेन्यून ट्रांजेक्शन है बेसिकली, ठीक है, तो हम रिकॉग्नाइज करेंगे इस बेसिस पे। 3 चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है, प्रायोरिटी बेसिस पे। मान लीजिए अगर मुझे जो भी मैं एसेट्स दे रही हूँ
ठीक है, मेरे को उसकी फेयर वैल्यू पता कर सकती हूँ, तो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड हो जाएगा आपका, ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पीपी। अगर मान लीजिए मेरे पास एसेट जो मैं दे रही हूँ, वो मैं पीपी उसका नहीं पता कर पा रही हूँ, तो फिर क्या आएगा, जो भी मुझे एसेट्स रिसीव हुई है उसकी फेयर वैल्यू पता करूँगी। मान लीजिए अब मुझे जो भी एसेट्स मिल रही है मैं उसकी फेयर वैल्यू पता नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है, जो भी मुझे एसेट्स मिल रही है मैं उसकी फेयर वैल्यू पता नहीं कर पा रही हूँ, तो फिर क्या आएगा, कैरिंग अमाउंट आ जाएगा एसेट गिवन अप, ठीक है। तो जो भी मैं एसेट कह रही हूँ गिवन अप, जो भी मैंने दी है, ठीक है, तो उसकी कैरिंग अमाउंट जो भी होगी वो रिकॉग्नाइज हो जाएगी, ठीक है। मतलब क्योंकि मेरी बुक्स में वो कम से कम वो वैल्यू तो होगी ना, उसी के बदले में दूसरी एसेट्स ले रही हूँ ना, उसी के बदले में दूसरी एसेट्स ले रही हूँ, तो कैरिंग अमाउंट मान ली 50,000 है, तो 50,000 में जो मुझे एसेट्स मिल रही है वो आपकी रिकॉर्ड हो जाएगी, ठीक है। ये होगा गाइस, ठीक है। अगर मान लीजिए एक्सचेंज ट्रांजेक्शन में कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, तो आप क्या करोगे, जो भी मैं एसेट्स दे रही हूँ उसकी कैरिंग वैल्यू पे आप रिकॉर्ड कर लोगे, जो भी मैं एसेट्स दे रही हूँ उसकी कैरिंग वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लोगे, जो भी मैं एसेट्स दे रही हूँ उसकी कैरिंग वैल्यू पे आप रिकॉर्ड कर लोगे, ठीक है। इस पे केस आते हैं हमारी, ठीक है। इफ सम कैश इज आल्सो पेड अलोंग विद एसेट्स टू एक्वायर द पीपी, देन एड अमाउंट ऑफ कैश पेड इन द वो अमाउंट, ठीक है। मान लीजिए अगर कोई कैश है, ठीक है, मान लीजिए मैंने एसेट्स को एक्वायर किया, लेकिन मैंने कहा यार कि ना मुझे वो कुछ और कैश भी देना पड़ा है, उसने कहा कि आपको कुछ कैश भी देना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि आप एसेट्स के बदले एसेट्स ले जाओ, आपको कैश भी देना पड़ेगा, तो जो भी मैं कैश दे रही हूँ वो भी मेरा पीपी में ऐड हो जाएगा, देन ऐड अमाउंट ऑफ कैश पेड इन द वो अमाउंट, ठीक है। ये एंट्री हो जाएगी आपकी कैश अकाउंट, जो भी पीपी है, पीपी एक्वायर किया हमने, तो पीपी डेबिट हो जाएगा और उसमें वो जो कैश है वो भी ऐड हो जाएगा, ठीक है, वो भी ऐड हो जाएगा। और टू, ठीक है, टू मेरी जो पीपी है वो चली जाएगी, तो टू पीपी हो जाएगा, जो मेरी एसेट जा रही है वो टू कैश हो जाएगा, ठीक है। अगर सम कैश इज आल्सो रिसीव अलॉन्ग विद पीपी, मान लीजिए पीपी में मुझे कैश भी मिल रहा है, पीपी में मुझे कैश भी मिल रहा है, तो वो जो पीपी है, ठीक है, उसमें से वो अमाउंट डिडक्ट करूँगी, जो भी मुझे पीपी रिसीव हुई है उसकी जो वैल्यू कर रही हूँ उसमें से वो अमाउंट में डिडक्ट कर दूँगी, जो भी कैश रिसीव हुआ है वो, ठीक है। कॉमर्शियल सब्सटेंस मीन्स विच अफेक्ट द कैश फ्लो ऑफ एंटिटी, यहाँ पे कॉमर्शियल सब्सटेंस मतलब है जो कि कैश फ्लो को अफेक्ट करता है एंटिटी के, ठीक है, जो भी कैश फ्लो को अफेक्ट करता है एंटिटी के। मान लीजिए मेरा कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, ठीक है, अब मैंने जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिया है, ठीक है, उससे मेरे 10,000 यूनिट्स बन जाएंगे, उससे मेरा अच्छा रेवेन्यू जनरेट होगा, तो क्योंकि कैश फ्लो उसको ज़्यादा आएगा, कैश फ्लो उसको ज़्यादा मिलेगा, तो कॉमर्शियल सब्सटेंस है, डेफिनेटली है, तो ये एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे एग्जाम्पल ऑफ कॉमर्शियल सब्सटेंस, जिसमें क्या है, इफ़ वी एक्वायर पीपी प्रोड्यूसिंग 10,000 यूनिट बाय गिविंग पीपी प्रोड्यूसिंग 8,000 यूनिट्स, 8,000 की मशीन देगा जो 8,000 यूनिट्स बना सकती है, और ऐसी मशीन लेगी 10,000 यूनिट, तो 2,000 से मेरा रेवेन्यू, मेरा कैश फ्लो इम्पैक्ट हो जाएगा, 2,000 यूनिट्स पर से मेरा रेवेन्यू इम्पैक्ट हो जाएगा, तो इसमें कॉमर्शियल सब्सटेंस है। लैक ऑफ कॉमर्शियल सब्सटेंस का एग्जाम्पल क्या है, इफ वी एक्सचेंज आर डे वेयर हाउस विद अदर्स एंटिटी, ठीक है, वेयर हाउस इन द सेम एरिया, अगर सेम ही वेयर हाउस है, ठीक है, सिमिलर वेयर हाउस है, हम एक्सचेंज कर रहे हैं, तो भाई यहाँ तो कोई कैश फ्लो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, सेम लोकेशन है, ठीक है, लोकेशन में कोई इम्पैक्ट तो पड़ेगा नहीं, लोकेशन की वजह से हमारा कैश फ्लो कुछ इम्पैक्ट तो होगा नहीं, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पे आपका कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, और क्योंकि आपका कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो आप क्या करोगे, एसेट्स की जो गिवन आप जो भी आप एसेट्स दे रहे हो उसकी कैरिंग वैल्यू पे आप उसको रिकॉर्ड कर दोगे पीपी को, ठीक है। उसमें अकाउंटिंग बताया पीपी एक्वायर्ड एक्सचेंज फॉर एसेट्स, ठीक है, जब उस केस में एंट्री क्या करेगी, पीपी एक्वायर्ड है, ठीक है, आपने जो भी एसेट्स दी हुई है उसकी फेयर वैल्यू पता कर लो, जो भी एसेट्स दी है उसकी फेयर वैल्यू पता कर लो, कैश अगर रिसीव हुआ है तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और जो भी आपने एसेट्स दी है, ठीक है, उसकी कैरिंग वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि वो तो आप डी रिकॉग्नाइज कैसे करोगे, क्योंकि कैरिंग वैल्यू पे तो रिकॉर्ड है वो, तो डी रिकॉग्नाइज भी कैरिंग अमाउंट पे करोगे ना उसको, और कैश अगर पेड है तो कैश आ जाएगा, प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज है, अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट पीएनएल में चला जाएगा, और लॉस हुआ तो लॉस पीएनएल में चला जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन एक्सचेंज ऑफ एसेट्स, ठीक है। अब इसमें क्या है, वैल्यू एट विच पीपी रिक्वायर्ड इज रिकॉग्नाइज्ड, किस पे आपने एसेट्स गिवन अप की फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किए, मान लीजिए 25,000 रुपये, और कैश रिसीव हो गया आपको 5,000 रुपये का, तो भाई कैश जो रिसीव हुआ है वो माइनस कर दोगे, सॉरी जो कैश आपको मिला है, रिक्वायर्ड इज रिकॉग्नाइज्ड,
ओके 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 ओके। इसमें क्या है कि गाइज, इसमें ये है कि एसेट्स कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट्स गिवन अप। ठीक है, आप क्या करोगे, अगर आपको मान लीजिए वैल्यू है, आपको कोई भी पीपी आपने एक्वायर किए, ठीक है, आप पीपी एक्वायर कर रहे हो, मतलब उसमें रिकग्नाइज कर रहे हो, तो अगर आपको मान लीजिए उसमें से कैश रिसीव हुआ है तो आप ऐड कर दोगे, कैश पेड हुआ है तो आप ऐड कर दोगे, और लेस किया जाएगा जो भी आपके एसेट्स गिवन अप है, जो भी आपने उसकी कैरिंग वैल्यू, मान लीजिए 25,000 है, ठीक है, और आपको 25,000 पे आपको कैश और मिला है, तो 5,000 हो गया, तो 25,000 प्लस 5 30,000 रुपये हो गया, और माइनस कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन अप। ठीक है, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन अप, मान लीजिए एसेट्स की कैरिंग अमाउंट है 20,000 रुपये, तो 10,000 का मुनाफा हो जाएगा, तो ऐसे प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन चार्ज करने के 3 मेथड बताए गए इंड एस में। एक तो है SLM बेसिस, दूसरा है WDB बेसिस, डिमिनिशिंग रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड, तीसरा है आपका यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। ठीक है, तो इसमें क्या है, डेप्रिसिएशन में सिंपल है, स्ट्रेट लाइन मेथड, तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब यूजफुल लाइफ। ठीक है, WDB में क्या, डेप्रिसिएशन डेबिट डेप्रिसिएशन इक्वल टू ऑपरेटिंग कैरिंग अमाउंट मल्टीप्लाई डेप्रिसिएशन रेट, ओपनिंग कैरिंग अमाउंट मल्टीप्लाई जो भी आएगा उसका डेप्रिसिएशन रेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे इनकम टैक्स में होता है। यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड में क्या होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज इन द रेशियो ऑफ एस्टिमेटेड प्रोडक्शन यूनिट्स, डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी आपकी एस्टिमेटेड प्रोडक्शन यूनिट के बेसिस पे। ठीक है, मान लीजिए मैंने कोई मशीन खरीदी, वो 10,000 यूनिट बनाएगी पूरे एंटायर जर्नी में, एंटायर की यूजफुल लाइफ में, तो मैं उसका डेप्रिसिएशन क्या करूँगी, मल्टीप्लाई कर दूँ, सॉरी डिवाइड कर दूँगी 10,000 से, मल्टीप्लाई करूँगी जितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स मैंने प्रोड्यूस किए हैं इस साल, जितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं उसके बेसिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगी। डेप्रिसिएशन बीपी बिगिन में इट इज़ अवेलेबल फॉर यूज़, तभी डेप्रिसिएशन चालू होगी जब वो अवेलेबल फॉर यूज़ है, रेडी टू यूज़ कंडीशन में है। ठीक है, डेप्रिसिएशन बीपी सीज व्हेन पीपी री रिकॉग्नाइज। ठीक है, जो भी पीपी पर डेप्रिसिएशन लगेगी वो बंद हो जाती है लगना जब पीपी को हम लोग सेल कर देते हैं या डी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। ठीक है, क्लासिफाइड इज हेल्प फॉर सेल। मान लीजिए रिकॉग्नाइज हो गया कि ये बिजनेस तो बिकना है, तो बिजनेस में जो भी हमारी एसेट्स हैं, ठीक है, उस पर डेप्रिसिएशन लगना बंद हो जाती है, क्योंकि वो काम मशीन आप यूज़ नहीं कर रहे हो ना, तो फिर डेप्रिसिएशन का है बात की। ठीक है, डेप्रिसिएशन पीपी कंसिस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बोथ, ऑफिस बिल्डिंग, ठीक है, इसमें ऑफिस बिल्डिंग भी आ जाएगी और आपकी फैक्ट्री बिल्डिंग भी आ जाएगी, लैंड और बिल्डिंग दोनों पे अप्लाई होती है, लेकिन लैंड एप्रिसिएशन है तो उस पर डेप्रिसिएशन नहीं होगी, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग कंसोलिडेटेड बोला जाता है, बट एक्चुअल में लैंड कंपोनेंट आप हटा दोगे, बिल्डिंग कंपोनेंट अलग कर दोगे, है ना। लैंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी क्योंकि इसकी यूजफुल लाइफ अनलिमिटेड होती है और कैपिटल एप्रिसिएशन ही होता है जनरली। ठीक है, और बिल्डिंग कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन जो होगी वो उसकी यूजफुल लाइफ में चार्ज होगी। ठीक है, इफ देयर इज अ चेंज इन डेप्रिसिएशन में यूजफुल लाइफ, तो वो चेंज होगा, वो अकाउंटिंग एस्टिमेट कहलाएगा। डेप्रिसिएशन मेथड में, यूजफुल लाइफ में, रेजिडुअल वैल्यू में किसी में भी चेंज हो रहा है तो वो अकाउंटिंग मेथड कहलाएगा। और क्या होगा गाइस, क्या होगा, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जाएगा, क्या होगा गाइस, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जाएगा। इफेक्ट विल बिगिन रिमेनिंग फ्यूचर पीरियड। Also in case of change in depreciation when the useful life residual value, we will use carrying amount instead of cost in SLM depreciation formula. ठीक है, इसमें लिखा हुआ है instead of change in depreciation with the useful life and residual value, we will use carrying amount instead of cost in SLM depreciation formula for calculating depreciation for remaining future period. ठीक है, अगर मान लीजिए डेप्रिसिएशन मेथड में चेंज कर रहे हो तो आप क्या करोगे, कैरिंग अमाउंट यूज़ करोगे इंस्टेड ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो कैरिंग अमाउंट में मान लीजिए 50,000 है, ठीक है, 50,000 पाँच साल यूजफुल लाइफ थी, 3 साल बाद क्या हुआ, 3 साल बाद डेप्रिसिएशन मेथड चेंज कर दिया। ठीक है, तो भाई 3 साल बाद उसकी यूजफुल लाइफ क्या हो गई, 50,000 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 3, तो 30,000 रुपये चार्ज होगा, तो 20,000 रुपये कैरिंग वैल्यू, तो 20,000 जो कैरिंग वैल्यू है वो आप लोगे इंस्टेड ऑफ कॉस्ट ऑन एसएलएम बेसिस फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन फॉर रिमेनिंग फ्यूचर पीरियड। ठीक है, ये कह रहा है वो। अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन पीपी एट ईच ईयर एंड डेप्रिसिएशन डेबिट टू पीपी हो जाएगा, या डेप्रिसिएशन डेबिट टू एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन हो जाएगा, और पी एंड डेबिट डेप्रिसिएशन हो जाएगा। अब आगे हम कंपोनेंट अकाउंटिंग पे। तो कंपोनेंट अकाउंटिंग में क्या है गाइस, पीपी पार्ट ऑफ अ पीपी विच इज अ सिग्निफिकेंट कॉस्ट शुड बी डेप्रिसिएट सेपरेटली। ठीक है, अगर कोई भी पीपी की पार्ट ऐसा है जिसकी सिग्निफिकेंट कॉस्ट है, ठीक है, जिसकी कॉस्ट मतलब जो आपकी आपकी पीपी की कॉस्ट का मेजर कंपोनेंट पार्ट है, वो मेजर सिग्निफिकेंट पार्ट है, तो उस केस में आप कंपोनेंट अकाउंटिंग मतलब अलग अलग उसे सेपरेट कर दोगे डेप्रिसिएशन लगाने के पर्पस के लिए। ठीक है, इंजन इन अ कार और एयरक्राफ्ट और टर्बाइन इन अ मशीन और इंटीरियर वॉल ऑफ अ बिल्डिंग, रूफ्स ऑफ अ बिल्डिंग, मेजर इंस्पेक्शन और ओवरहॉलिंग एक्सेट्रा, इफ पार्ट हैविंग सिग्निफिकेंट कॉस्ट हैव सेम यूजफुल लाइफ ऑफ पीपी देन नो नीड टू डेप्रिशिएट इट सेपरेटली। अगर पार्ट्स के पास सेम ही आपकी यूजफुल लाइफ है एज ऑफ पीपी, तो कोई डेप्रिशिएशन सेपरेटली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा केस नहीं है, सेम यूजफुल लाइफ नहीं है, तो डेप्रिसिएशन आप सेपरेटली कैलकुलेट करोगे।
ठीक है गाइस।